भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में शिक्षा ले रहे थे तो उस स्कूल में पानी की व्यवस्था अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नहीं थी। जब संविधान की रचना कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो 7,500 नोटिस का सामना करना पड़ा उनको, और उन नोटिस का जवाब दे करके उन्होंने संविधान की संरचना की। और हमारा कहना है, आज भी कहना है कि इसी 543 सीटों में आप महिला शक्ति को, नारी शक्ति को वो अधिकार दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में संविधान का संशोधन आज इसलिए किया जा रहा है कि देश की भौगोलिक स्थिति को बदल करके एक राजनीतिक पार्टी अपना फायदा ले सके, जिसे हम कदापि नहीं होने देंगे। हमें चिंता है आज जैसे लोगों को जो अपने बच्चों को कमरे में बांध करके खेतों में काम करते हैं। हमें चिंता है आज की उस महिलाओं को जो शिक्षित होने नहीं हो पा रही है। तो ये लड़ाई उसकी लड़ाई है। तो ये लड़ाई जो है, जब तक इसमें हम सफल नहीं होंगे, इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जन में बहुजन के भगवान, बहुत साधुवाद हमारे मुख्य अतिथि, हमारे युवा साथी। आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आप सभी माताओं, बहनों, बच्चों को बहुत बहुत प्रणाम। एक बहुत पुरानी कहावत है, बैठिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। कोई तबीयत से पत्थर तो उठा लो। तो उसको बाबा साहब ने आत्मसात किया, और जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था उसने संविधान की रचना की, संविधान के लिए। इसलिए एक बार हम सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, और आप सभी हमारे साथ कहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ने से पहले मैं बोधिसत्व, महामानव, भारत रत्न, 32 डिग्रियां लेने वाले, 9 भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किए हुए काम से, संविधान से ये प्रेरणा मिलती रहे कि आप सभी के बीच में आके अपनी बातों को बुलंदी से रख सकूं। आपकी बातों को, इस देश के जो शोषित वंचित हैं उनकी बातों को, उनके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ सकूं। सिंचन के इस मंच पर और इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम है, और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की कमेटी को कि मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों के बीच में आकर के अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों का। साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझने की जरूरत है, उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है, और ये जानने में अभी यूजीसी पर बहुत हंगामा हो रहा था दिल्ली में, तो पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, इस पर बयान किया जा रहा था। ये उन लोगों के द्वारा बयान किया जा रहा था जो आज सारी सुख सुविधाओं से लैस रहते हैं। उन्होंने वो समय नहीं देखा, वो परिस्थिति नहीं देखी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके तरह हजारों बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। स्कूल में जब जाते थे तो पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज के लोग क्या कहेंगे जो सारे सुख सुविधाओं से लैस हैं, उन्हें कभी नहीं समझ में आ सकता है बात। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में शिक्षा ले रहे थे तो उस स्कूल में पानी की व्यवस्था अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नहीं थी। एक अलग से आदमी था जो उनको पानी पिलाता था,
और जिस दिन वो पानी पिलाने के लिए नहीं आता था उस दिन बच्चे प्यासे रह जाते थे। तो सारी कुरीतियों से लड़ाई करते हुए उन्होंने इस देश में विदेशों में जाकर के 32 डिग्रियां हासिल की, जो आज हम सिर्फ सोच सकते हैं। 9 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। तो उस महामानव को हमारा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और इसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महामानव नहीं कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने जो आयाम सेट किया, जो दार्शनिक वो थे और वो जानते थे। जब संविधान की रचना कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो 7,500 नोटिस का सामना करना पड़ा उनको, और उन नोटिस का जवाब दे करके उन्होंने संविधान की संरचना की और उस पर सबको समान अधिकार दिया। मेरे जैसे लोगों को वो अधिकार दिया कि आपकी आवाजों को बुलंदी से उठा सके, आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे लेके चल सके। यह बाबा साहब का देन है, किसी राजनीतिक दल का देन नहीं है ये। और हम इसके लिए बाबा साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्होंने नारी शक्ति के लिए हिंदू कोड बिल लाया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि हिंदू कोड बिल क्या है। विधवाओं को विवाह करने नहीं जाना था, उस प्रथा को उन्होंने खत्म करने के लिए प्रावधान लाया था। नारी समानता का अधिकार लेके आए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में। तो वही आज जो भारतीय जनता पार्टी है तब की जनसंघ थी, जनसंघ तब की थी और राम राज्य परिषद थे। और जब हिंदू कोड बिल जब पार्लियामेंट में आया तो पार्लियामेंट के अंदर यही जनसंघ और राम राज्य परिषद ने विरोध किया और सौदों में विरोध किया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हाथ होकर इस्तीफा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो चाहते थे हिंदू कोड बिल को लागू करना, लेकिन विरोध किया गया तो उन्होंने उस वक्त लागू नहीं किया। बाद की सरकारों ने तोड़ के इस बिल को लागू किया और आज महिलाओं को, आज हमारे बच्चों बच्चियों को, बेटियों को समान अधिकार का प्रावधान आ गया है। यह दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस ने विरोध किया था, यह आज दुष्प्रचार किया जाता है और व्हाट्सएप ज्ञान के माध्यम से यह प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था। हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वैचारिक मतभेद हो, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन जब देश के नव निर्माण की बात थी, जब देश को एक करने की बात थी, संविधान को आगे लेकर चलने की बात थी, तो उनके विचार एक थे, लेकिन दुष्प्रचारित किया गया। उस दुष्प्रचार से अब हमें बचना होगा। और जो बहुरूपी आज के समय में वो दुष्प्रचार करके आपका वोट लेकर के सत्ता में बैठते हैं, उनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। बिहार की बात करते हैं, अगर देश की बात करते हैं, तो आज हमारा देश और बिहार एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस संक्रमण काल के जिम्मेवार ये सरकार है। पिछले 20 सालों से हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म होते रहा, लेकिन ये सरकार जो है कुछ 1 लाख ने बिहार की गद्दी संभाली थी और अनुसूचित जाति को तोड़ने के लिए 2007 में उन्होंने दलित महादलित किया और हमारी एकता को तोड़ने का काम किया ताकि उनकी राजसत्ता जो है वो बनी रहे और हम उसको मान भी लिए और दलित महादलित एक हो करके हमने उन्हीं का बैंड बजाना शुरू कर दिया। तो इसको समझने की जरूरत है और इस संक्रमण काल से निकलने की जरूरत है, समाज को निकालने की जरूरत है। बाबा साहब यही कहते थे कि शिक्षित करो, संगठित हो और संघर्ष करो। 1942 में उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि एक वो समय आएगा कि जब हमारे अधिकारों का अतिक्रमण होगा, हमारे हिस्सेदारी की हत्या कर दी जाएगी, जो आज के देश में की जा रही है। उस अतिक्रमण से बचना होगा,
उस हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आज जो है वंशवादी राजनीति ने आपकी हिस्सेदारी, आपके हक को मार लिया है। आप ही के समाज के लोग, हमारे समाज के लोग आपके बीच आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपका समर्थन और वोट लेकर के पटना में बैठ के और दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मौज करते रहते हैं। तो आपको समझना होगा और अपने बीच से लोगों को भेजना होगा, अपने बीच से लोगों को सत्ता में भेजना होगा, ताकि आपकी बात और आपकी हक और हिस्सेदारी की बात पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। कल पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल भाजपा ने लाया और भाजपा ने बड़ी चतुराई से बड़ी सीमन के साथ इसको जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि ये बिल गिर जाएगा। अरे 2023 में तो महिला आरक्षण बिल हमने पास कर दिया और हमारा कहना है, आज भी कहना है कि इसी 543 सीटों में आप महिला शक्ति को, नारी शक्ति को वो अधिकार दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में संविधान का संशोधन आज इसलिए किया जा रहा है कि देश की भौगोलिक स्थिति को बदल करके एक राजनीतिक पार्टी अपना फायदा ले सके, जिसे हम कदापि नहीं होने देंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे ताकि संविधान की रक्षा हो सके, हमारे नारी शक्ति की रक्षा हो सके। क्योंकि 50% के हम बक्सर हैं, हम 33 की बात नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि आदिवासी को आधा हिस्सा मिले। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, उन्हें चिंता है उन लोगों को आरक्षण देने का, महिला आरक्षण देने का जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहले से चलते हैं। उन्हें चिंता है मैथिली ठाकुर को, उन्हें चिंता है कंगना रनौत की, हेमा मालिनी की। लेकिन हमें चिंता है विपक्ष को और कांग्रेस को चिंता है उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के उन महिलाओं को जिसे इस देश की सरकार ने अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। हमें चिंता है आज जैसे लोगों को जो अपने बच्चों को कमर में बांध करके खेतों में काम करते हैं। हमें चिंता है आज की उस महिलाओं को जो शिक्षित होने नहीं हो पा रही है। तो ये लड़ाई उसकी लड़ाई है। तो ये लड़ाई जो है, जब तक इसमें हम सफल नहीं होंगे, इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं। बाबा साहब कहते थे मुझे भूलो नहीं, पढ़ाई करो। और बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर को पूजने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है और उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर और राजनेता नहीं होंगे, तब तक इस समाज जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आगे बढ़ने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आपको खेत की तरफ जाना है, लेकिन आपके बच्चे को स्कूलों की तरफ भेजना है ताकि आपके बच्चे शिक्षित हो सके और कल बाबा साहब के सपनों को, आपके सपने को वो साकार कर सके। तो मैं यही अपनी बातों को विराम देता हूं और यही उम्मीद से आगे का सफर तय करता हूं कि आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। या अगर एक आदमी भी अगर 5 लोगों को शिक्षित करेगा तो समझिए समय लगेगा, लेकिन एक वो समय आएगा कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा और घर घर में डॉक्टर, इंजीनियर और राजनेता बनेगा और हम समाज की अगली पंक्ति में आएंगे, पिछली पंक्ति में बैठने को मजबूर नहीं होंगे। तो क्या आप बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे? आवाज नहीं आया तो मेरे साथ बोलिए, जय 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 भीम।